जय हिंद। एनवायरनमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एनवायरनमेंट के बेसिक्स के बारे में। देखा था कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है, एनवायरनमेंट के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, और बात की थी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। एनवायरनमेंट की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे हम बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में, पढ़ेंगे इकोटोन के बारे में, फिर बात करेंगे इकोलॉजिकल नीश के बारे में, और फाइनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया विलियम रीस ने। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया विलियम रीस ने। कब दिया? 1992 में दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया विलियम रीस ने। कब दिया? 1992 में दिया। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ्स इकोसिस्टम। अर्थ के इकोसिस्टम से, इस नेचर से, इस एनवायरनमेंट से हम कितने रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं, हम कितने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी के मेजर को क्या कहा जाता है? उसी के मेजर को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो हम कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं और कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, उसके कंपैरिजन में नेचर कितने रिसोर्सेज को जनरेट करता है और कितने वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पाता है, उसी के मेजर को क्या कहा जाता है? उसी के मेजर को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। और अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि when the ecological footprint is more than the biocapacity, then it leads to ecological deficit। या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें, जब हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन इट लीड्स टू इकोलॉजिकल डेफिसिट। बेहद सिंपल। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम रीस ने दिया। कब दिया? 1992 में दिया। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ्स इकोसिस्टम। अर्थ के इकोसिस्टम से, इस नेचर से, इस एनवायरनमेंट से हम कितने रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं, उसी के मेजर को क्या कहा जाता है? उसी के मेजर को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। दूसरे तरीके से अगर कहें तो हम कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं और कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, उसके कंपैरिजन में नेचर कितने रिसोर्सेज को जनरेट करता है और कितने वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पाता है, उसी के मेजर को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। एंड व्हेन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज मोर देन द बायोकैपेसिटी, देन इट लीड्स टू इकोलॉजिकल डेफिसिट। प्रेजेंटली ह्यूमन बींग्स का जो टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इट इज अबाउट 1.8 टाइम्स ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की जो रिसोर्सेज को जनरेट करने की कैपेसिटी है, उससे लगभग 1.8 टाइम्स ज्यादा है हमारा टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से इम्बैलेंस देखने को मिलता है। एक टर्म और सुना होगा आपने, कार्बन फुटप्रिंट। और कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? It is the amount of carbon being emitted by an activity or organization। किसी एक्टिविटी के दौरान या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट किया जाता है या कितना अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज किया जाता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को कार्बन फुटप्रिंट बुलाया जाता है। ये जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, ये कंपोनेंट होता है इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड is more than the sequestration capacity, then it leads to imbalance। और sequestration का मतलब क्या होता है? नेचर की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इज मोर देन द sequestration capacity, then it leads to imbalance। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है। ये जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है, ये हर एक साल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है।
ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है वो हर एक साल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। और ये रिपोर्ट क्या कहती है कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो लाइफस्टाइल है वो अनसस्टेनेबल है। डेवलप्ड कंट्रीज की जो लाइफस्टाइल है वो अनसस्टेनेबल है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए लगभग 5 अर्थ्स चाहिए। मतलब लगभग 5 अर्थ जितनी रिसोर्सेज की जनरेशन की कैपेसिटी चाहिए इन डेवलप्ड कंट्रीज की लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए। एक अर्थ से इनका काम नहीं चल रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज की जो लाइफस्टाइल है वो अनसस्टेनेबल है। जो इंडियन लाइफस्टाइल है वो सस्टेनेबल है, विच मींस कि हम जितने रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं उतने रिसोर्सेज को अर्थ जो है जनरेट कर पाती है। तो इंडियन लाइफस्टाइल जो है वो सस्टेनेबल है और डेवलप्ड कंट्रीज की जो लाइफस्टाइल है वो अनसस्टेनेबल है। एक अर्थ ओवरशूट डे होता है। ये जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है ये बताता है अर्थ ओवरशूट डे के बारे में। अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है? अर्थ ओवरशूट डे marks the date when humanity's demand for ecological resources and services exceeds what earth can regenerate या regrow in a year। एक साल में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू अर्थ्स एबिलिटी टू जनरेट रिसोर्सेज, उस डेट को क्या बुलाया जाता है? अर्थ ओवरशूट डे बुलाया जाता है। इसको और बेहतर तरीके से अगर समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि 365 दिन होते हैं एक साल में। अगर ऐसा हो कि पूरे 365 दिन में जितना हम रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं उतना ही रिसोर्सेज को अर्थ जनरेट कर पा रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सब बढ़िया है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो कि नवंबर तक हमने जितने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया, हमने जितने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया उतने ही रिसोर्सेज को पूरे साल में अर्थ जनरेट कर पाएगी। तो नवंबर के बाद जो एक महीना होगा दिसंबर का, उस दिसंबर के महीने में जो भी हम कंज्यूम करेंगे, जो भी हम डिमांड करेंगे वो अर्थ की एबिलिटी से ज्यादा होगा, विच मींस इट विल इवेंचुअली लीड टू इम्बैलेंस। और देखो अर्थ ओवरशूट डे 2025 में कब पड़ा? जुलाई 24 को पड़ा। मतलब जुलाई 24 वो डेट है जब अपने इस साल अपनी जो रिसोर्सेज की डिमांड है उसको अर्थ की जो एबिलिटी है रिसोर्सेज को जनरेट करने की उसको एक्सीड कर दिया था। अब जुलाई 24 के बाद जितना भी साल बचा हुआ है उस साल में, उस टाइम में हम जितने भी रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे, जितने भी रिसोर्सेज की हम डिमांड करेंगे वो अर्थ की एबिलिटी से ऊपर है, विच मींस इट विल इवेंचुअली लीड टू इम्बैलेंस। The humanity is consuming 1.8 times faster than ecosystems can regenerate। इकोसिस्टम या अर्थ की जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है उससे लगभग 1.8 टाइम्स फास्टर हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जो टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है इसका लगभग 61% हिस्सा कार्बन फुटप्रिंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये भी अपने आप में डेंजरस बात है, बिकॉज हमें ये समझ में आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो लाइफ को सस्टेन करना अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो ओवरशूट है इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस कई सारे हैं। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिना सोचे समझे हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। We are not using the resources based on our needs, we are being greedy और greed के तहत हम resources को exploit कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे reasons हैं। implications क्या हो सकते हैं? resource depletion हो जाएगा, ultimately shortage देखने को मिलेगी water की, food की, forest वगैरह की। ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक लेवल से ज्यादा चले जाएगा और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो होपफुली आपको समझ में आती होंगी। आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए कि अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है। अच्छा, ये जो ओवरशूट है इस ट्रेंड को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, अगर हम फोकस करें रिफॉरेस्टेशन के ऊपर, अगर हम फोकस करें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के ऊपर,
अगर हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस को यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड्स को अडॉप्ट करें, अगर हम वेस्ट को रिड्यूस करें, कंजम्पशन को रिड्यूस करें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, तो ये जो ट्रेंड है इसको रिवर्स किया जा सकता है। इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हुए और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बेसिक तौर पर फाउंडेशन रख रहे हैं। आपको तो समझ में आना चाहिए कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम रीस ने दिया। कब दिया? 1992 में दिया। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ्स इकोसिस्टम। अर्थ के इकोसिस्टम से, इस नेचर से, इस एनवायरमेंट से हम कितने रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, उसी के मेजर को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। एंड व्हेन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट is more than the biocapacity, then it leads to ecological deficit. Human beings का जो टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इट इज अबाउट 1.8 टाइम्स ऑफ द अर्थ। और ये जो डेटा है, ये जो फैक्ट है, इसको दिमाग में रखना, बिकॉज अगर मेंस में कहीं पूछ लिया जाए तो अगर आप ये डेटा कोट करोगे तो आपका आंसर थोड़ा और सुंदर लगेगा। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ कार्बन बीइंग एमिटेड बाय एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक्टिविटी के दौरान या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट किया जाता है, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज किया जाता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? कार्बन फुटप्रिंट बुलाया जाता है। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इज मोर देन द सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी, देन इट लीड्स टू इम्बैलेंस। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है वो हर एक साल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करता है। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? डेवलप्ड कंट्रीज की जो लाइफस्टाइल है वो अनसस्टेनेबल है, जो इंडियन लाइफस्टाइल है वो सस्टेनेबल है। अर्थ ओवरशूट डे 2025 में कब लाइक किया? जुलाई 24 को लाइक किया। और द ह्यूमैनिटी इज कंज्यूमिंग 1.8 टाइम्स फास्टर देन इकोसिस्टम्स कैन रीजनरेट। और ये जो टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसका लगभग 61% हिस्सा कार्बन फुटप्रिंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो, इन सारी चीजों को, इन सारी डेफिनेशंस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सबको साथ के साथ आप अपने दिमाग में बिठा लो। अगली बार सिर्फ आपको पन्ना खोलना पड़े और रिवाइज करना पड़े। होपफुली यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है इकोटोन के बारे में। और इकोटोन क्या होता है? इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को इकोटोन बुलाया जाता है। ये जो इमेज है, इस इमेज को देखो। इधर अगर देखोगे तो इधर है लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और इधर अगर देखोगे तो इधर है वाटर इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये बीच में एक ऐसा जोन है जहां पे लैंड भी देखने को मिल रही है और जहां पे वाटर भी देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रांजिशन जोन है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को इकोटोन बुलाया जाता है। लैंड और वाटर, इन दोनों इकोसिस्टम्स के बीच में ये जो मार्शलैंड देखने को मिल रहा है, जहां पे लैंड और वाटर दोनों देखने को मिल रहे हैं, इस ट्रांजिशन जोन को ही क्या बुलाया जाता है? इकोटोन बुलाया जाता है। इकोटोन के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मराइन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में, कोस्टल एरियाज में ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये भी इकोटोन का एग्जाम्पल होते हैं। ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो भी इकोटोन का एग्जाम्पल होते हैं। एस्चुरीज बेसिकली वो एरिया जहां पे रिवर वाटर जो है वो सी वाटर के साथ में मर्ज करता है, जहां पे फ्रेश वाटर जो है वो मराइन सॉल्टी वाटर के साथ में मर्ज करता है। एस्चुरी, ये भी एग्जाम्पल है इकोटोन का।
तो इकोटोन का मतलब क्या होता है? इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। सवाल आता है कि ये जो इकोटोन होता है, ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? एक तो ये जो इकोटोन है, ये बहुत नैरो हो सकता है या लंबा चौड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो इकोटोन देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा नैरो देखने को मिलता है, और फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो इकोटोन देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा वाइड देखने को मिलता है। तो ये जो इकोटोन है, ये बहुत ही ज्यादा नैरो भी हो सकता है और बहुत ही ज्यादा वाइड भी हो सकता है। दूसरा, ये जो इकोटोन होता है, ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, इट इज द जोन ऑफ टेंशन। इट इज द जोन ऑफ टेंशन क्यों? बिकॉज दोनों ही जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस इकोटोन वाले जोन में देखने को मिलते हैं। दोनों ही इकोसिस्टम्स की जो स्पीशीज होती हैं वो कुछ कुछ इस इकोटोन वाले जोन में देखने को मिलती हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ में compete कर रही होती हैं सर्वाइवल के लिए। तो इट इज द जोन ऑफ टेंशन। बिकॉज जोन ऑफ टेंशन क्यों है? क्योंकि जो दोनों इकोसिस्टम्स हैं उनकी इंटरमीडिएट कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं इस इकोटोन में। दोनों ही इकोसिस्टम्स की जो स्पीशीज हैं वो इस इकोटोन वाले जोन में सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से compete कर रही होती हैं, इसलिए इट इज द जोन ऑफ टेंशन। ये जो इकोटोन होता है, इट इज लीनियर। लीनियर होता है, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि एक इकोसिस्टम है ए और दूसरा इकोसिस्टम है बी। इन दोनों के बीच में ये है इकोटोन, इन दोनों के बीच में ये है जोन ऑफ ट्रांजिशन। लीनियर होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लेते हैं कि हम ए इकोसिस्टम से बी इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम बी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलेगा कि बी इकोसिस्टम में जो स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, और ए इकोसिस्टम में जो स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। अगर उल्टा करें कि बी से ए की तरफ जाएंगे तो उल्टा देखने को मिलेगा। तो इट इज लीनियर। तीन चीजें हैं, एक तो ये जो इकोटोन होता है ये बहुत नैरो भी हो सकता है और लंबा चौड़ा भी हो सकता है। दूसरा, ये जो इकोटोन है इट इज द जोन ऑफ टेंशन। तीसरा, ये जो इकोटोन होता है ये लीनियर होता है। चौथा, ये जो इकोटोन है इसमें एज इफेक्ट देखने को मिलता है। एज इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन ईदर कम्युनिटी। कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है लैंड इकोसिस्टम और ये है वाटर इकोसिस्टम, और ये जो ट्रांजिशन जोन है ये है इकोटोन। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इकोटोन वाला जोन होता है इसमें कुछ स्पीशीज का जो नंबर है और कुछ स्पीशीज की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि ना तो उतनी पॉपुलेशन इस लैंड इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, ना उतनी पॉपुलेशन इस वाटर इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, कोई स्पीशीज ऐसी भी तो हो सकती है कि जिसके लिए फेवरेबल कंडीशंस ज्यादा इस इकोटोन में देखने को मिल रही हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो स्पीशीज है वो ज्यादातर इस इकोटोन में देखने को मिलेंगी। तो जब ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं। और एज स्पीशीज क्या होती हैं? विच अकर प्राइमरीली इन दिस जोन। वो स्पीशीज जो कि प्राइमरीली इस इकोटोन वाले जोन में अकर होती हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको एज स्पीशीज बुलाया जाता है। देखो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यहां से भी देख सकते हो। ये जो इकोटोन है ये बहुत नैरो भी हो सकता है, ये बहुत वाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो इकोटोन देखने को मिलता है वो बहुत ही नैरो देखने को मिलता है, और फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो इकोटोन देखने को मिलता है वो लंबा चौड़ा देखने को मिलता है। ये जो इकोटोन होता है इसमें जोन ऑफ टेंशन देखने को मिलता है, ये जोन ऑफ टेंशन होता है। ये जो इकोटोन है इस इकोटोन में लीनियर प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। लीनियर प्रोग्रेशन कैसे देखने को मिलता है? अभी हमने बात करी है। ये जो इकोटोन है इसमें एज इफेक्ट देखने को मिलता है। एज इफेक्ट का मतलब क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है
और कुछ स्पीशीज का जो नंबर है वो इस इकोटोन वाले जोन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है, जो इर्द गिर्द वाली कम्युनिटीज होती हैं उनसे बहुत ज्यादा होता है, तो उस इफेक्ट को क्या बुलाया जाता है? एज इफेक्ट बुलाया जाता है। ऐसी स्पीशीज जो कि प्राइमरीली इस इकोटोन वाले जोन में देखने को मिलती हैं, उन स्पीशीज को क्या बुलाया जाता है? एज स्पीशीज बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो इकोटोन होता है, उस इकोटोन में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होती है, जो चिड़ियाओं की पॉपुलेशन होती है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज फॉरेस्ट और डेजर्ट के कंपैरिजन में इकोटोन वाला ये जो जोन है, यहाँ पे बर्ड पॉपुलेशन के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। इकोटोन क्या होता है? इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। इकोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक तो ये जो इकोटोन है, ये बहुत ही ज्यादा नैरो भी हो सकता है और ये बहुत ही ज्यादा वाइड भी हो सकता है। ये जो इकोटोन है, इट इज द जोन ऑफ टेंशन। ये जो इकोटोन है, इसमें लीनियर प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। ये जो इकोटोन है, इसमें एज इफेक्ट देखने को मिलता है। और वो स्पीशीज जो कि प्राइमरीली इकोटोन में अकर होती हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको एज स्पीशीज बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है नीश के बारे में, या फिर इकोलॉजिकल नीश के बारे में। नीश, ये जो टर्म है, ये टर्म आपने आमतौर पर सोशल मीडिया में भी सुना होगा। बोलते ना लोग कि अगर वीडियो बना रहे हो तो अपना नीश सेलेक्ट करो, अपना जोन सेलेक्ट करो, अपना फंक्शन सेलेक्ट करो। वही है इकोलॉजिकल नीश के सेंस में भी। द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की जगह क्या है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को नीश बुलाया जाता है। देखो, कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में सर्टेन बायोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगी, सर्टेन फिजिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगी, सर्टेन केमिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगी। ये जो बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हैं, इनमें हर एक स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती है। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए एक सर्टेन बायोलॉजिकल, एक सर्टेन फिजिकल, एक सर्टेन केमिकल कंडीशंस चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ये जो कंडीशंस मिल जाएंगी किसी स्पीशीज को, तभी वो स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली ये जो नीश है, ये बताती है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है, वो किन बायोलॉजिकल कंडीशंस में, वो किन फिजिकल फैक्टर्स में, वो किन केमिकल फैक्टर्स में सरवाइव कर सकती है, हेल्दी रह सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। बेसिक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्पीशीज है, वो जिस भी इकोसिस्टम में देखने को मिल रही है, उस इकोसिस्टम में उसका एक फंक्शनल रोल है, उसका एक काम है, प्लस वो इकोसिस्टम बदले में उसको कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको कुछ फिजिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको कुछ केमिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि उस स्पीशीज के लिए एडुकेट है सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो नीश क्या है? नीश इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। और देखो, किन्हीं भी दो स्पीशीज का एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश नहीं हो सकता है। कोई भी दो स्पीशीज ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती हैं जिनकी एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश हो। क्यों नहीं कर सकती हैं? सोचो, एक स्पीशीज है ए और दूसरी स्पीशीज है बी। अब इन दोनों की अगर मान लें आइडेंटिकल नीश है, मतलब इनका फंक्शनल रोल सेम है और इनको जिन बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंपीट करेंगी या नहीं करेंगी? और कंपीट करेंगी तो इवेंचुअली एक खत्म हो जाएगी, एक सर्वाइव करेगी। तो कोई भी दो स्पीशीज ऐसी देखने को नहीं मिलती हैं जिनकी एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश हो। ये जो इकोलॉजिकल नीश होती है, इसके सर्टेन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होती है हैबिटेट नीश, बेसिकली जहां पे स्पीशीज रहती हैं। कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज है, वो हर जगह पे नहीं रह सकती है, उसको एक पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए होता है। जैसे हम अपने को कंसीडर कर लें, हम बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं, हम बहुत ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में भी नहीं रह सकते हैं। एक पर्टिकुलर हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती है हमें। तो हर एक स्पीशीज की एक हैबिटेट नीश होती है, फिर एक फूड नीश होती है। कोई भी स्पीशीज है, वो क्या खाती है या क्या डिकम्पोज करती है, प्लस उसका कंपटीशन किन दूसरी स्पीशीज के साथ में है, वो सब कुछ डिटरमाइन करता है
इस फूड नीश को। फिर एक रिप्रोडक्टिव नीश होती है, कोई स्पीसीज कैसे रिप्रोड्यूस करती है और कब रिप्रोड्यूस करती है, उसको बुलाया जाता है रिप्रोडक्टिव नीश। फिर एक फिजिकल एंड केमिकल नीश होती है, कोई भी स्पीशीज है उसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो किस मॉइस्चर में सर्वाइव कर सकती है, वो किन लैंडफॉर्म्स पे सर्वाइव कर सकती है, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है फिजिकल एंड केमिकल नीश को। और लास्ट होती है जियो इकोलॉजिकल नीश, कोई भी स्पीशीज है वो किस टोपोग्राफी में सर्वाइव कर सकती है, वो किस टेरेन में सर्वाइव कर सकती है, उसको कैसे सॉइल की जरूरत है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जियो इकोलॉजिकल नीश को। और देखो ये जो इमेज है ये बहुत खूबसूरत तरीके से नीश को एक्सप्लेन करती है। एक पेड़ है, लेकिन ये जो एक पेड़ है इसके अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं। जैसे पत्तियों के ऊपर अलग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा होगा, इसका जो फ्रूट होगा या जो भी इसका आउटपुट होगा उस पे अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा होगा, इसके रूट्स पे अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा होगा। तो नीश है, एक यूनिक फंक्शनल रोल है हर एक स्पीशीज का, और हर एक स्पीशीज जो है वो इकोसिस्टम के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है। जैसे प्लांट के हिसाब से देखें इस इमेज को, तो ये जो प्लांट है ये इन स्पीशीज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इस प्लांट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि फुलफिल हो रही होंगी। तो हर एक स्पीशीज का एक यूनिक फंक्शनल रोल है, एक यूनिक प्लेस होती है इस इकोसिस्टम में, उसी को क्या बुलाते हैं, उसी को इकोलॉजिकल नीश बुलाते हैं। ये जो इकोलॉजिकल नीश होती है इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक हैबिटेट नीश होती है, एक फूड नीश होती है, एक रिप्रोडक्टिव नीश होती है, एक फिजिकल एंड केमिकल नीश होती है, और एक जियो इकोलॉजिकल नीश होती है। इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। एक आपने सुना होगा इकोलॉजिकल एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन नाम से ही क्लियर है, एकदम से सडन या फिर मैसिव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई फंगाई हो, चाहे कोई प्लांट हो, या फिर कोई एनिमल हो, एकदम से अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है, मैसिव इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको इकोलॉजिकल एक्सप्लोजन बुलाया जाता है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब जिन कंस्ट्रेंट्स की वजह से, जिन एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उस पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन पहले ग्रो नहीं कर पा रही थी, वो अगर हट जाएं तो एकदम से सडन इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको इकोलॉजिकल एक्सप्लोजन बोलेंगे। इकोलॉजिकल एक्सप्लोजन ये जो टर्म है ये चार्ल्स एल्टन ने दिया। किसने दिया, चार्ल्स एल्टन ने दिया। कब दिया, 1958 में दिया। कब दिया, 1958 में दिया। इकोटॉप ये टर्म भी आपने सुना होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, लिविंग कम्युनिटी या जो लिविंग बीइंग्स हैं उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को इकोटॉप बुलाया जाता है। ये जो इकोटॉप है इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, कोई भी लिविंग बीइंग है उसको एक सर्टेन एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो मेजर कंपोनेंट क्या है, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, और दूसरा सॉइल। इकोटॉप का मतलब क्या होता है, द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो ये ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, और अगर पूछे नहीं जाए तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में काम आ जाते हैं। इन छोटे छोटे टर्म्स को बेसिक तौर पर साथ के साथ दिमाग में बिठाओ, इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है मैं खुद इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि सब कुछ आपके दिमाग में साथ के साथ सेट होना चाहिए। होपफुली आज की चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे की बातचीत आगे अगले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।